ये असंतुष्ट गौरव कहाँ तक सोच रहा है, मतलब को तो वो जो संगत का असर है आपके व्यक्तित्व को कैसे निखार लाता है? और जुगाड़ तो मुझे वहाँ जुगाड़ सीखने को मिला, ऐसा मुझे लगता है। सॉलिड जुगाड़, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्पररी कुछ काम कर दिया। हाँ। और मीडिया का जो आपने पूछा, मीडिया में बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़। हाँ। एक तो पहला, किसी भी मसले के दोनों पक्ष को जानने समझने का कि नज़रिया लाना, बायसनेस जो होती है, हम कितना भी प्रयास करें हम बायस्ड रहते हैं, हमारी किसी न किसी पक्ष की ओर झुकाव रहता है। लेकिन उस बात को महसूस करना कि यार मैं झुक रहा हूँ, शायद मैं बायस हो रहा हूँ, मुझे न्यूट्रल होना है, ये एक्सरसाइज मैंने उसी जगह पे आके किया। हो सकता है, संभव है, जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप कहेंगे नहीं मीडिया तो आज बायस्ड ही होता है, या तो इस तरफ होता है या उस तरफ होता है, न्यूट्रल तो नहीं होता। लेकिन मैं अगर अपने इंडिविजुअल की बात करूँ, मैं किसी ब्रांड या चैनल या उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, तो मेरी बहुत सारी जो बायसनेस थी वो टूटी। और अपने आप को प्रैक्टिस करके एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव क्या डेवलप किया जा सकता है, मुझे नहीं पता मैं उसमें सफल हो पाया या नहीं, लेकिन उधर एक्सरसाइज करना शुरू किया। और फिर मीडिया का तो बहुत बड़ा देन है, मैंने जितने समय तक मैं मीडिया में रहा मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आपने एक बात कर, जैसे इंजीनियर तो आप रहे, लेकिन जो आपकी इनर इंजीनियरिंग है, मतलब एक अंदर का जो इनर इंजीनियर होता है, वो आपको लगातार असंतुष्ट करता है, मतलब कि आपको आगे बढ़ना है। तो ये असंतुष्ट गौरव कहाँ तक सोच रहा है, मतलब कहाँ तक वो उसकी नज़र जा रही है छत्तीसगढ़ में? तो देखिए, इसमें प्रवीण भाई ऐसा है कि असंतुष्ट तो मैं हूँ, मैं रहता हूँ। और इसमें जब कहाँ तक नज़र जा रही है तो उसमें तो प्रॉब्लम ये होती है ऐसे असंतोषी व्यक्ति के साथ में या ऐसे व्यक्तित्व के साथ में, कि हम आज भी ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि अगर इसको जिस दिन भी आप रिलीज करेंगे उसको जब देखना होगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मुझे लगेगा कि यार क्या मतलब, ये आंसर बिना मतलब कि ज्यादा दे रहा था, इसको रोक सकता था, यहाँ ये है वो है, पता नहीं, ये सेल्फ क्रिटिक की बात होती है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक। तो चाहे वो एक इंटरव्यू की बात हो या किसी जगह में कोई प्रोग्राम वगैरह को करने के बात हो, ऐसा नहीं है कि अपनी सफलताओं पर थोड़ा एंजॉय करना नहीं आता, या अगर कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो उसको सेलिब्रेट करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान पे भी जीता हूँ। और मैं हर दिन को उसी भरपूर तरीके से एंजॉय करने का प्रयास भी करता हूँ, बहुत बोझ के अनुसार नहीं, मैं नॉर्मली एंजॉय करता हूँ। मसला ये है, परेशानी ये है कि जो आपने प्रश्न किया कि गौरव छत्तीसगढ़ में कहाँ तक दिखता है या क्या देख पाता है ये संतुष्ट गौरव, तो अभी सच में उसका कोई बहुत दूर दराज तक कोई बहुत प्लान ऑफ एक्शन के साथ में चीज़ें नहीं है। चीज़ें यही हैं कि अपने को बेहतर करना है, कल का जो गौरव था वो आज वाला गौरव उससे ज़्यादा बेहतर हो, और कल आने वाले कल में जो गौरव है वो आज के गौरव से बेहतर काम कर सके। मेरी एक ही कोशिश रहती कि रात में सोने के वक्त थोड़ा ठीक नींद आए, मतलब आदमी सो सके कि यार ठीक है, आज का काम मैंने अच्छा किया, आज का दिन जो हुआ वो अच्छा गया, कल का हम देख लेंगे। आमतौर पर क्योंकि अब एक एंटरप्रेन्योरशिप में हम सेटअप में आ गए हैं, कुछ लोग साथ में साथी हो गए हैं जो जॉब करते हैं, तो एक हर एक एजेंसी के साथ में रहता है कि भाई उनकी भी ग्रोथ, क्योंकि आप जिस जिस तरीके के वर्क इन्वायरमेंट में हम हैं, वहाँ पर आप समझिए कि हमारे जो एसेट है वो हमारी टीम होती है। टीम होते हैं। तो टीम का ग्रोथ, टीम जो हमसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल है, ये टीम आए वो अपने आप में ग्रो करे, तो एक परिवार की तरह जब एक संस्था चलने लगती है, तो अब अपने निजी जो उद्देश्य हैं लगभग वो डाइल्यूट हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं संज्ञा के साथ में। तो अब जो संज्ञा की उपलब्धि है वही मेरी उपलब्धि हो गई है, वो क्या है, या मेरी कोई निजी उपलब्धि अब कुछ बची नहीं है। हाँ। इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, इस सब कुछ लगता है कि अब जो जो भी इनिशिएटिव, मतलब मैं इसको बड़प्पन की तरह नहीं बोल रहा हूँ, ये आम तौर पर ऐसा होता है। हाँ। संस्था में आप इतने ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो यही है कि आज जो हम काम कर रहे हैं कल जब हम करें तो उससे बेहतर कर पाएँ। और वो अपने किए हुए काम को देखने के बाद असंतोष तो होगा, पर बहुत ज़्यादा ना रहे, थोड़ा थोड़ा संतुष्ट भी रहे और थोड़ा बहुत बचा भी रहे इसी के आसपास। हम्म। गौरव भैया, एज अ बिजनेसमैन आपका सीक्रेट क्या है? अगर कोई व्यक्ति बच्चा जानना चाहे कि गौरव की तरह मुझे बनना है, बिजनेसमैन बनना है,
तो आपका सीक्रेट क्या होगा? अब देखो मैं फिर चालू करूंगा, मेरे आंसर्स बड़े हो रहे हैं कि हमें 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 जान रहे हैं और लोगों को भी जानने। पहली बात तो मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूँ कि एक तो पहला गौरव जैसा बंधन नहीं है, और ये मैं मॉडेस्टी में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सच है ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर बिजनेस का सीक्रेट तय की कोई बात हो रही है, सीक्रेट वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास प्रवीण भाई। हम सब अपने आसपास के दोस्तों को, अपने आसपास के बहुत सारे मेंटोर से सीखते आए हैं। सीखना दोनों तरीके से होता है। आप किसी को देख के ये भी सीखते हो कि क्या मुझे करना है, इसके जैसा बोलना है, बनना है, पहनना है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। और आप ये भी सीखते हो किसी किसी को देख करके कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं पहनना है। मैं लगभग दोनों की तरफ से सीखता हूँ, मेरे दोनों टाइप के गुरु हैं, कई कई तरफ से मैंने ये देखा है। और जो नहीं करने वाले में तो कई बार मैं ज़्यादा अपने आप को ले लेता हूँ भाई कि मेरे जैसा क्यों हो रहा है करके, हर बार नहीं, बहुत बार। बहुत कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है, लेकिन देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू में मतलब दो स्टेप हैं इसके। पहला जो स्टेप है वो होता है कि आप जब अपने पढ़ाई के दौर पे हो, अपने किसी कॉलेज के दौर पर हो या नौकरी के शुरुआती सालों पर हो, तो ये बात बहुत इंस्पायर करती है, लगता है कि यार मैं किसी और की नौकरी क्यों करूं, मेरे को अपना कुछ चालू करना है, बहुत बढ़िया, और मैं आऊंगा ही, अपना बॉस बनूंगा। जब ये बात आती है, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है। तो उसको अपना केबिन दिख सकता है उस व्यक्ति को, उसको अपना एक एसी केबिन दिख रहा होगा, अपनी ऑफिस दिख रही होगी, एक कार से वो उतरेगा, अंदर आएगा और एक ऑफिस में बैठ जाएगा, यहाँ तक उसको दिख रहा है, और अपना ही बॉस बनेगा, अपना करेगा। मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि वो पहली ईंट उस दीवार की, जो जिस केबिन में वो बैठा है, क्या वो एक रेंट की बिल्डिंग में होगी या अपने घर के गैराज की होगी, जो हर स्टार्टअप की कहानी होती है। दूसरा, जब वो आके बैठेंगे करेंगे, तो कोई तो सहयोगी उसको भी चाहिए होगा ना, कोई तो काम करने वाला उसके ऑफिस में भी होगा जो उसको हेल्प करेगा। हर चीज़ तो अकेले कर नहीं सकता, नहीं तो फिर फ्रीलांसर हो जाए वो। बहुत सारी फ्रीलांसिंग की गतिविधियां होती है जिसमें हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आप काम करते हो, आप एक संस्था के तरीके से काम नहीं करते हो। और फिर जब आप एक ऐसी टीम बना लेते हो, मान लीजिए आपके भीतर आपके साथ 5 लोग भी काम करते हैं, और वो 5 भी क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बने, उनको भी बन जाना चाहिए, वो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। तो वो भी अगर ये बात सोचे कि नहीं, मेरे को यहाँ से तो बस कुछ ही दिन रुकना है, ये चीज़ें सीखनी है और मुझे बाहर निकलना है और मेरे को अपनी जर्नी शुरू कर लेनी है, अगर ये सोच रहे हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, कहीं गलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पहले फेज में आत्म केंद्रित होता है कि मैं अपना बॉस बनूंगा, मुझे अपना करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, इस तरीके से शुरू होता है। लेकिन मेच्योरिटी जिसको कहते हैं, बिजनेस का जो सीक्रेट है, वो एंटरप्राइज बनाने में है। जब आप एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा संस्था बना लेते हो जिसमें आपने तो शुरुआत की और आप उसे लेकर के एक जगह तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद धीरे से आपके साथ एक सिस्टम तैयार होता है, एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होती है, उनको भी वो कंपनी उतनी ही ओनरशिप के साथ लगती है। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, तब आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो एज एन इंस्टीट्यूशन या एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था आगे बढ़ पाएगी। हर बिजनेस अगर आप देखोगे तो ये दो पड़ाव को पार करता है। और फिर जब आप बहुत बड़े बड़े पड़ाव, मतलब बड़ी बड़ी बिजनेस को देखते हो, तो वो तो फिर बहुत अलग स्किल है। हम भी वहां तक नहीं पहुंचे, उसको आज भी हम सीखने की कोशिश कर। बिल्कुल। भैया आपकी बातों में 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि टीम वर्क जो होता है, मतलब खासकर जो बिजनेस होता है, किसी का भी बिजनेस, चाहे वो हम टाटा की बात करें, अजीम प्रेम जी का बात करें, नारायण मूर्ति की बात करें, बिरला की ग्रुप की बात करें, सभी का बिजनेस कहीं ना कहीं टीम वर्क पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहा है। और उनकी टीम इतनी सशक्त थी, इसलिए वो आज वहाँ उस मुकाम पर पहुँच पाए। और आप भी बोल रहे हैं कि टीम का मेरा बहुत बड़ा सहयोग है, या मैं अपने व्यक्तित्व को डाइल्यूट कर लेता हूँ टीम पर। तो बिजनेस में टीम वर्क का कैसे इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा अगर आप दर्शकों को बताएंगे तो वो और सीख सकेंगे कि टीम के साथ कैसे आपको पेश आना चाहिए, कैसे उनको काम करना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी बिजनेस में है वो टीम है। और आप तो इतने बड़े बड़े उदाहरण ले रहे हो, नारायण मूर्ति से लेकर के टाटा तक, सारे बड़े नाम आपने लिए। मैं तो आपको ये कहता हूँ, आपके मोहल्ले में कोई किराने की दुकान होगी ना, उस किराने की दुकान में भी एक टीम वर्क होता है। एकदम आप बिल्कुल अपने आसपास के बिल्कुल नजदीक एक आप एक कोई ऐसा पान ठेला देख लीजिए जिसमें 2-3 लोग काम करते हैं, 2-3 भाई काम करते हैं, या 2-3, वो भी एक टीम वर्क है। छुट्टी कौन सा भाई कब लेगा, किसकी शिफ्ट कितने बजे होगी, सुबह पहले कौन दुकान खोलेगा तो बंद कौन करेगा। और ये यहाँ तक ही टीम नहीं होती है, आपके जो वेंडर होते हैं ना, जो किसी दुकान में सप्लाई कर रहे हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, वो भी आपके टीम का हिस्सा है।
तो जब आप टीम की बात करते हैं तो सिर्फ आप वहां तक टीम नहीं होते कि आज ये मेरा ऑफिस है, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे ऑफिस के कुछ लोग और हैं, वो मेरी टीम के लोग हैं, ऐसा नहीं होता। एक इकोसिस्टम तैयार होता है। हम्म। और उस पूरे इकोसिस्टम की तैयार करने में, क्योंकि आप फाउंडर हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, हम्म। तो आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन, आपका टेम्परामेंट, आपका गुस्सा, आपका हंसी मजाक, आपका ह्यूमर, सब कुछ मायने रखता है, सब कुछ मायने रखता है। दो तीन चीजें जो मुझे लगती हैं, टीम बड़ी है ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, आत्मसात करना पड़ता है। आप मान लीजिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको टीम की आवश्यकता है और इसलिए उस टीम की जरूरत है। ये पहली बात। दूसरा, आप कितना भी अपने आप को पॉलिश कर लें, आपको उतनी मेहनत अपनी टीम के पॉलिश करने के लिए भी होनी चाहिए। वो भी अपग्रेड होंगे तो संस्था ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 है, ये टीम वर्क। आपके वेंडर्स और आपके क्लाइंट, ये दोनों भी आपके टीम का हिस्सा हैं और आपको उनको भी एज अ टीम लेना है। ना ही उसमें कोई कॉम्पिटिटर टाइप की बात है, ना ही कोई प्रॉफिट मेकिंग टाइप की बातचीत में अपने को ध्यान में रखना है। ये तीसरी बात हुई। और चौथी बात यह है कि सम्मान जो है अपने टीम के साथ अपने लोगों का, ये बने रहना चाहिए वहाँ पर। एक मज़ेदार बात है, मैंने कहीं सुना था, मतलब ये मेरा उदाहरण नहीं है, किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में सुना था। उसमें ये हुआ था, एक बातचीत ये हुई थी कि घर में आप कभी खाना खाते हुए बैठे होते हैं सब लोग, सामूहिक भोजन, आप तो खुद एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी। तो वहाँ पर देखिएगा कि कभी भी आप जब खाना खाने बैठे हैं और अचानक से आप थाली में खाते हुए कुछ आगे पीछे देखने लग जाएं, आपको पता नहीं चलेगा कि माता जी जो होती है ना, वो धीरे से नमक का जो कटोरी है वो आगे कर देंगी। वो ये महसूस कर लेती हैं कि आप ढूंढ रहे हो वो नमक ही होगी या कुछ। संभव है, अधिकतर वो सच सही भी होता है, हो सकता है आप अचार ढूंढ रहे होंगे तो वो भांप लेती हैं। जो संस्था का प्रमुख होता है उसकी भूमिका लगभग इसी तरीके की होती है। उसको अपने बीच के, अपनी टीम के भीतर की कोई ऐसी पॉइंटर जो शायद नहीं सेटल हो रहा है या किसी को कोई चीज़ की कमी हो रही है, इन तक बातों तक भी आपको धीरे से पहुंचना पड़ता है। बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप कि ऑफिस का मतलब ऑफिस है, पर्सनल का मतलब पर्सनल है। आज हम लोग जिस जगह में हैं, वो लगभग लगभग डाइल्यूट हो चुका है। हम में से सब लोग अपने दिन का एक बड़ा वक्त अपने दफ्तर में बिताते हैं। जी। उसके बाद उस दफ्तर के लिए तैयार होने के लिए पहले बिताए रहते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करके पहुंचते हैं। संस्था से जब दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा ओवर टाइम करके निकलते हैं। फिर हम कुछ ट्रैवल करके अपने रूम तक पहुंचते हैं। हम थक चुके होते हैं। हमारे को उसके बाद कुछ अपना मी टाइम, पर्सनल टाइम चाहिए। हम अपने दोस्तों से, परिवार से भले बात करते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई भी संस्था एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी है अब। तो अगर उस फैमिली में बहुत कलेश है, कलह है, सम्मान नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो वो मेंबर्स ज़्यादा दिन तक उस जगह में रहना पसंद नहीं करेंगे। आपको ये महसूस करना चाहिए कि ये परिवार है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। और इसमें टीम मेंबर की भी, उनकी भी तरफ से सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते जाइए और टीम का सहयोग नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ये भी उस टीम के साथ में धीरे धीरे पीरियड में ये लोग डेवलप होते हैं। जिनके वैसे व्यक्तित्व नहीं, वो निकलते जाते हैं, कुछ समय बाद वो संस्था छोड़ते रहेंगे, लेकिन धीरे से कोर टीम धीरे धीरे बननी शुरू होती है और वो एक ऑफिस का माहौल और क्रिएट करती है। एक टाइम के बाद आप अपनी इस ऑफिस के लिए लगभग लगभग जीरो हो जाते हैं और पूरी आपकी जो टीम है वही ऑफिस का माहौल, कल्चर, एनवायरनमेंट लेकर के आगे बढ़ाती है और वो संस्था की सफलता का पड़ाव है। क्या बात है। गौरव भैया, आपकी बातचीत में मुझे एक और बात समझ में आई। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि आपको अच्छे लोग मिलते गए, मतलब आपकी जो संगत है वो बहुत अच्छी मिलती गई। तो कभी कभी कई लोगों को संगत अच्छी नहीं मिलती और किसी को बहुत अच्छी संगत मिलती है। और आपके साथ में सच में सब कुछ सही होता गया, लक भाई आपको साथ सहयोग करते गए आप, बिल्कुल। तो वो जो संगत का असर है आपके व्यक्तित्व को कैसे निखार लाता है आपके। बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं मतलब इस बात को मानता हूँ कि इतना सौभाग्यशाली रहा मैं कि मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले। मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट आया कि भाई तुमको कुछ करना है तो अपने मन का अगर करना चाहते हो तो कर लो। जितने भी मेरे दोस्त या स्कूल कॉलेज में मैं आज भी अगर याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे कैसे संभव है यार कि इतनी मदद, इतनी सपोर्ट, इतनी चीज़ें। और ये मैंने कहीं पर और कहा भी था, मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। जितनी अच्छी दोस्ती, यारी और संगत मुझे मिली, जितना मैं सौभाग्यशाली रहा, हो सकता है उसके मुकाबले मैं
शायद वैसे अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाया हूँ अभी भी, जो मुझे कर लेना चाहिए था। इतनी प्रिविलेज अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ तक कि ये कोई बहुत, और आज भी उतनी बड़ी उपलब्धि तो है नहीं जितना आप तारीफ करते हुए ला रहे हो, बट फिर भी हैं, फिर भी जहाँ पहुंचे हैं इससे ऊपर हो सकते थे, पहली बात। दूसरी ये है कि एक बहुत अच्छी कहावत है, ये कहा जाता है कि आप जिन 5 लोगों से दिन भर उठते बैठते मिलते हैं, आप उनके एवरेज हैं, मतलब उन्हीं के आप औसत हो जाते हैं। तो संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके बोलने में, पहनने ओढ़ने, बताने, नेटवर्क करने में। और एक समय के बाद में तो आप जो चीज़ सीख पा रहे हैं, आत्मसात करते अपनी अपने व्यक्तित्व विकास में आपकी संगत का बहुत बड़ा असर होता है, और बाद में उसी व्यक्तित्व के दम पर आप फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। मुझे लगातार मेरे मेंटोर्स, मेरे स्कूल के भी शिक्षक, मेरे स्कूल के दोस्त, आपको मैं बताऊं, मेरे PP1 के जो दोस्त हैं, KG1 KG2 वाली जो दोस्त हैं, उस स्कूल के उन दोस्तों का भी व्हाट्सएप ग्रुप है। हम उन दोस्तों से भी कनेक्टेड हैं, जिनसे समय समय पर, बहुत कम हो गया है लेकिन फिर भी मेल मुलाकात का सिलसिला हो जाता है। दुआ सलाम उस व्हाट्सएप ग्रुप से होता है। मेरे इंजीनियरिंग के दोस्तों का ग्रुप है मेरे पास। मैंने जहाँ जहाँ नौकरी की हुई है वहाँ के जो मेरे दोस्त या साथी रहे हैं, या जो सीनियर्स रहे हैं, उनके साथ में मेरे अच्छे मतलब नेटवर्क हैं, बातचीत होती है। और मुझे कभी नहीं लगा है कि किन्हीं के पास में मुझे अगर कोई समस्या आ रही है, कोई मैटर लेना है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सीनियर या मेरा बैचमेट या कोई जूनियर हो, मैं उन तक पहुँच जाता हूँ और उन सब से मुझे सहयोग मिलता है। तो मुझे इस बात पे बिल्कुल मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छी संगत मिली और उसका फ़र्क पड़ा है। गौरव भैया, आपके जीवन की सबसे जो मज़ेदार कहानी क्या रही है? सबसे मज़ेदार कहानी, मतलब जो आपको लगा कि ये कहानी मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और सच में ये लोगों को जानना चाहिए। ये वाली बात तो भाई मैं बता के ही रहूँगा लोगों को। नहीं है, देखो ये पोल खोलने वाला स्टाइल होता है, धीरे से कोई मज़ेदार बात वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रवीण भाई, मतलब मैं अगर ऐसे याद करूँ ना, तो जिनका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा, और कहीं ना कहीं हमारे को उसके चीज़ें देखने में और चीज़ें आई। तो जैसे एक एक मतलब कई है, एक सिंगल वाक्य से कुछ भी नहीं होने वाला है, हाँ हाँ, लेकिन मैं एक दो छोटा मोटा अगर जिक्र बिल्कुल कर दूं। बिल्कुल। जैसे मैं आपको जो बात कर रहा था कि मैं जब आया कि भाई मुझे 10वीं कक्षा तक आरंग में पढ़ा और फिर रायपुर में पढ़ना है, ये तय हुआ परिवार के द्वारा। तो ये कहा गया कि भाई आप मैथ्स ले लो, तो आप रायपुर जाना चाहते हो तो मैथ्स में पढ़ लो। और हमारे को ऐसा लग रहा था कि मैथ्स मतलब थोड़ा कठिन तो लगता था, तो हमारा बहुत ज़्यादा मन नहीं था कि मैं गणित वगैरह को लेकर के पढ़ूं, और आगे क्या होगा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। पर घर वालों ने बोला अगर कॉमर्स वॉमर्स लेके पढ़ना है तो भाई आरंग में रहो, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है, खर्च होगा, कहाँ रहोगे, हॉस्टल में, घर में, सबके खर्च होंगे, तो इस तरीके की कोई बात बन रही थी। और परिवार ये चाहता था कि उस समय भी वो मध्यम वर्गीय वही दिमाग में है कि भाई डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो अगर मैथ्स लोगे, जिसका ट्यूशन हमारे को आरंग में नहीं मिल रहा है, तो आप रायपुर जा सकते हो, कॉमर्स के ट्यूशंस तो अवेलेबल हैं, कॉलेज भी अवेलेबल था, M.Com भी कर सकते हो, सब कर सकते थे। CA तक हम सोच नहीं पाते थे, CS CA का, B.Com M.Com ही सोच रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, जाना है जाना है। और इस जिद पे कि रायपुर, रायपुर के थोड़ा, कभी भी गर्मियों की छुट्टियों में जब इधर आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, रायपुर में थोड़ा चकाचक दिखता था, हमारे एज के लोग थोड़े बाइक वाइक भी चलाते रहते थे, बड़ा शौक होता था। आरंग में बहुत सारे चीज़ों की कमी महसूस होती थी, यहाँ आके देखने में अच्छा लगता था। ये वो दौर हो रहा है जब अभी रायपुर का पहला मॉल भी नहीं आया है। हमको मालवीय रोड में, पंडरी में ही घूम के, जय स्तंभ चौक के आसपास घूम के मजा आ जाता था यार, कि बड़ा शहर कैसे होता है, क्या होता है, टाइप की चीज़ें होती थी। तो मैं बस जो ज़िक्र है वो इस भूमिका के साथ में ये करता हूँ कि 2 साल जब मैं यहाँ रह गया, 11वीं और 12वीं मैंने कर लिया, हाँ तो मुझे बहुत कठिन लगने, पहले साल तो बहुत कठिन लगा मैथ्स। मैं मैथ्स में नहीं अच्छा कर पा रहा था, मैं केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं कर पा रहा था, और मैं फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। तो ये सब जब लगातार 2-3 विषयों पर मैं ठीक से नहीं कर रहा था, तो मेरी एक बार हिम्मत टूट गई, कि मुझे लगा कि यार ख़त्म है। हाँ हाँ। आप मानिए कि जैसे तैसे 11वीं भी निकल गया, फिर 12वीं भी निकल गया। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ाई में कमज़ोर रहा हूँ, मेरी 10वीं तक की पढ़ाई ठीक ठाक रही है, मेरे नंबर्स ठीक ठाक आते थे, मैं अव्वल दर्जे में ही पास होता था, यानी फर्स्ट डिवीज़न बिल्कुल लेकर के आता था। 70-80% के आसपास के मार्क्स भी अटेंड हो जाते थे, और लगातार 80 और 80 से ऊपर तो आते ही थे। हाँ 10वीं कक्षा में पहली बार 78% आया था, तो 80 से 2% कम भी थे, तो यहाँ तक ठीक थी बातें।
मजेदार बात यह है कि 12वीं जैसे तैसे निकालना है, बोर्ड का एग्जाम है और पढ़ना है, निकलना है, ये सब किए। हाँ। और 12वीं देने के बाद मेरा मन हो गया था पूरा, और मुझे चाहिए था कि अब मैं घर जाऊंगा और अब मैं आरंग में रहूंगा, मेरे 2 साल का शौक भी पूरा हो गया है, आई हैव टू गो बैक। और आरंग में बड़े जो भाई भाई लोग सब आराम से रहते हैं, उन लोग के साथ मतलब थोड़ा वहाँ का लोकल एकमात्र कॉलेज है, वहाँ थोड़ा अपन करेंगे, गेंदबाजी करेंगे, ऐसा जो भी हो सकता है। आप मानिए कि पीईटी का रिजल्ट आया और संयोग से मेरा मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। मेरे जो साथी थे जिन लोगों के साथ मैं रायपुर में तैयारी किया था, वो सब काफ़ी पीछे थे। सबने मुझे डांटा कि तुम बिना मतलब के ये बात कह रहे थे कि तैयारी नहीं हुई है, तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए हैं। मतलब बहुत एकदम बहुत अच्छे नहीं आए, आई वॉज नॉट इन द मेरिट, बट मैं ठीक ठाक नंबर पे आ गया था, तो मुझे अच्छे ब्रांच और ठीक ठाक कॉलेज वगैरह का ऑफर आने लग गया था। तो मेरा प्लान ये था कि अब मैं तो खत्म हो गया, मेरा रायपुर का शौक पूरा हो गया, मुझे घर जाना है भाई, मैं आगे रहूँगा। और यहाँ से जो बदलाव हुआ और उस अच्छे मार्क्स ने इंजीनियरिंग की तरफ लाया, फिर इंजीनियरिंग से नए दोस्तों की तरफ आए, और फिर आगे बढ़ते 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 रास्ता बदल गया। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आप कह सकते हो कि मूड बना लिया था मैं कि अब मैं घर जा रहा हूँ, आरंग जा रहा हूँ। तो वहां से बदलाव हुई। ऐसे कई किस्से हैं, अभी एक जिक्र हुआ तो बोला, मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था, और फिर मेरा इंजीनियरिंग करना वाज रियली वेरी गुड हाँ। मुझे कर। गौरव भैया, जैसे हम जब जीवन के सफ़र में होते हैं, जीवन की एक यात्रा आपने कहा था कि हम मैं अभी सफ़र में हूँ। तो जब उस सफ़र में होते हैं तो एक बिंदु आता है जहाँ पर ये लगता है कि अब मैं अपना स्टार्ट करूँगा। वो कोई व्यक्ति कैसे जाने कि अब मैं अपना स्टार्ट करूँगा? देखो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई शायद बहुत सिरल आंसर मुझे नहीं पता है। हाँ। लेकिन मैं इतना अगर अपना उदाहरण लूँ तो ये बोलूँगा कि धीरे 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 कुछ ना कुछ मन में पकना शुरू हो जाता है। आ, कई बार कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरीके का है, आर्थिक बैकग्राउंड आपका कैसा है। आप अगर घर के इकलौते कमाने वाले हैं और आप अपनी नौकरी छोड़ के सिर्फ इस जिद पे हो कि नहीं मैं अपना करूँगा, और उसके किसी भी ये प्रूवन है, ये फैक्ट है कि 3 साल अगर कोई स्टार्टअप है वो 3 साल अपने पूरे कर लेता है, तो उसकी संभावना ज़्यादा है कि वो बच जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे अलग अलग आंकड़े आते हैं, 90% 95% ऐसे बड़े बड़े लोग बताते हैं कि ये 3 साल के पहले ही बंद हो जाते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप अपने 3 साल पूरा नहीं कर पाते, उसके पहले ही रुक जाते हैं, जो तमाम चुनौतियां उनके पास आती है। तो हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये मुझे जो अपना करने का मन हो रहा है वो सिर्फ किसी को देख के इन्फ्लुएंस होकर के कर रहा हूँ मैं, हम्म। कि प्रवीण भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे को भी अब अपना करना है, और मैं बस सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि प्रवीण भाई कर रहे हैं। हाँ। ऐसे प्रभावित होना ठीक है, लेकिन इसको आत्म अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों इतना प्रभावित हो रहा हूँ, और क्या स्किल्स हैं जो प्रवीण भाई कर रहे हैं, और क्या स्किल्स मेरे पास है जो मैं करूँगा। अगर मैं प्रवीण भाई से प्रभावित होकर के अपना चालू कर लिया, तो मेरा रोल मॉडल प्रवीण बना हुआ है, मैं प्रवीण भाई के आसपास ही कहीं कहीं रहूंगा, और एक बार अगर उतनी उपलब्धि हासिल कर लिया, फिर मेरे पास कोई क्लू नहीं मिलेगा, फिर मैं आगे कहाँ बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने वो तो हासिल कर लिया कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो पहली बात तो ये है कि धीरे धीरे मन में कुछ पकते रहता है, उस पकने को पूरा पर्याप्त समय देना चाहिए, अपना अवलोकन करना चाहिए, अपने स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कमाने वाले ही व्यक्ति हैं और आपको बहुत अनिश्चितताएं हैं, क्योंकि स्टार्टअप में अनिश्चितता है, हो सकता है आपके मन मुताबिक चीज़ें हुई तो बढ़िया हो सकता है, और हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले। क्योंकि आज जितनी भी हम लोग बात करते हैं ना, सफलता जिन्हें मिली है हम उनके उदाहरण लेते हैं। कितने स्टार्टअप हैं जो असफल होते हैं, कितने नंबर्स हैं, हजारों में है वो, उनके बारे में बात नहीं हो पाती। तो वो भी तो किसी न किसी घर के लड़के हैं, कोई ना कोई इंजीनियर है, कोई और प्रोफेशन से आया हुआ है, और वो अपना करना चाहता है, और बहुत कुछ उसने भी बहुत प्लान करके किया था जो वैसे सही नहीं हो पाया। तो सफलता और असफलता दोनों के उदाहरण अपने सामने देखने चाहिए। जो मन में चल रहा है उसको अपने तरीके से उसके पकाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आप पैशन है या वो फैशन है। कि आप सिर्फ एक फैशन है, यार स्टार्टअप का कल्चर चालू है मुझे भी स्टार्टअप कर लेना है, ये फैशन के ट्रेंड में आप आना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे भीतर से है कि ना मैं अगर वो नहीं कर पाऊंगा ना तो मेरे मन में खलेगा मुझे कि यार मुझे एक बार ट्राई तो कर लेना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई अंदर से आवाज आ रही है तो उसके बारे में जरूर प्लान करिए, बात कीजिए। जितने आपके सीनियर्स होते हैं, सीनियर हो सकते हैं, उनसे जरूर बात करिए। कई बार ये बोला जाता है कि आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, वो किसी दूसरे से साझा मत करो, वो अपना कोई साझा करेगा और वो काम कर लेगा। अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है जो इतना इजी और इतना सस्ता है कि कोई भी दूसरा उठाएगा और बना लेगा, तब तो फिर आपके आइडिया में दम नहीं है। दम नहीं।
बहुत बहुत सुंदर। दूसरी, अगर आपका आइडिया इतना मजेदार है जिसको लगता है आपको और आपके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस है यार ये करूंगा तो मैं करूंगा क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट भी है, तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। आपकी जितनी इंटरेस्ट कोई दूसरा आदमी ला नहीं सकता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, तो शुरू में आप समझिए कि कई बार पैसे के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागते। नौकरी में हमारे बीच में कई बार ऐसा लग जाता है, नौकरी जब कर रहे होते हैं तो अपने पसंद की नौकरी करते हैं, उसमें भी ऐसा है कि आपके पास चॉइस होता है। लेकिन आपको एक बात पता रहती है कि इस तारीख को मेरी ना इतनी तनख्वाह आ जाएगी। हाँ। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे वो निश्चितता बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रहती कि एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आएगा। तो यहाँ से आपको पूरा कैलकुलेट करना है, अपना अवलोकन करना है, अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि ये मान लिया जाए कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप अच्छे से अच्छा होने की उम्मीद कीजिए, लेकिन अपने आप को तैयार रखिए कि वो नहीं हो पाया और एकदम वर्स्ट हो गया, आपको असफलता मिली, तो क्या आप वो असफलता को कैरी कर सकते हैं, उसके पीछे आप कितना भुगतान करेंगे। और इस बात को भी छोटा एक लास्ट लाइन और, आप किसी भी पड़ाव में आम तौर पर, मतलब ये सब्जेक्टिव मामला हो सकता है बट इन जनरल आप अकेले कभी नहीं होते हो। बहुत बढ़िया। आपके पीछे आपका परिवार होता है। कई घर में ऐसी स्थिति होगी कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो डिपेंडेंसी उनके आप तक नहीं आई है, तो बहुत अच्छी बात है। पर कुछ जगहों पर वो डिपेंडेंसी आप पर रहती है, तो आप अपने उस पैशन के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं और अपने परिवार वालों को भी कितने रिस्क में झोंक रहे हैं, ये भी बहुत जानने वाला मामला है। और इसका कोई एज नहीं होता। कई बार तो ये भी है कि नौकरी वोकरी कर लेने के बाद एक समय आता है जब लगता है कि यार अब मुझे कुछ अपना करना चाहिए। मैंने 10 साल नौकरी की, उसके बाद मैंने अपना कुछ काम शुरू किया, तो लगभग 9-10 साल के काम के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को मिली और उसके बाद ऐसा लगने लगा यार कि अब शुरू कर लेना चाहिए। तो इन सब मामलों पे इन सब मसले को कैलकुलेट करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। होना चाहिए। गौरव भैया, आपके जीवन की इकिगाई क्या है, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? यार ये ना बड़ा बहुत टफ है। प्रवीण भाई, आप ना आने के पहले ही बहुत बोल रहे थे कि कोई तैयारी नहीं है, अपन कुछ रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, इतने कठिन कठिन सवाल पूछ रहे हैं। और मैं भगवान कसम खा के कह सकता हूँ इस बात को कि बहुत सारी आंसर नहीं पता है। देखिए मैं प्रवीण भाई, मैं ना बिल्कुल आपसे कैंडिड डिस्कशन हो रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहने के लिए कुछ भी बड़े बड़े वर्ड बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना, शायद मैं भी उस सफ़र में हूँ, मैं खुद भी इन चीज़ों को तलाश कर रहा हूँ कि मुझे क्या हासिल करना है, मैं क्या किस ऑब्जेक्टिव के आसपास जा रहा हूँ। शायद जिसको मैंने अभी तक मोटा मोटा अपने तौर पर समझा है, अ, मैं बहुत लंबे समय से इसको लिखा भी है मैंने कि मैं खुद की तलाश में हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं अब देखिए ये ना, इसको दो तरीके से अगर आप दर्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली का मामला है, जिसमें आप एकदम पराकाष्ठा में जब आ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मैं हूँ, मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैं जान लिया। और जिन लोगों ने पहचान लिया वो लोग एनलाइटनमेंट भी उन लोगों को हो जाता है। तो वहां तक तो कोई वैसा वाले कोई बात नहीं है, उस तरीके से नहीं, बट फिर भी मैं अपना स्वधर्म को पहचानते हुए, अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूँ, पहली बात। दूसरा, जिस पर्पस ऑफ लाइफ है वो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगता है कि खुश रहना है, अपने आसपास चीज़ों को ठीक ठाक रखना है। बहुत डिफाइन नंबर नहीं मेरे पास, इतने करोड़, इतना रुपया, इतनी गाड़ी, ये होना चाहिए, ऐसा डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर एक एक बहुत सामान्य सा मध्यम वर्गीय, आज भी मेरी मेरी सोच है कि माता पिता परिवार हमारे बीच चीज़ें ठीक ठाक, किताबों के बीच कुछ चीज़ें गुजरती रहे, अच्छा कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहें। किसी भी दिन ये मत मन में आए कि यार आज का दिन पूरा निरर्थक हो गया, कुछ अच्छा आउटपुट नहीं कर पाया। और यही सार्थकता है कि अगर किसी के कुछ काम आते हुए अपने तरीके से थोड़ा आगे बढ़ पाए। शायद मैं मोटा मोटा यहीं तक, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा मुझे पता है। हो सकता है किसी दिन मेरे पास अपने पर्पस ऑफ लाइफ का डेफिनेशन मिल जाए तो मैं करेक्ट करवा लूंगा, उसके समय आपके पास आंसर में आ जाऊंगा। लेकिन अभी तो मोटा मोटा मैं शायद इसी के आसपास हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक, ऐसे हमारी प्रिपरेशन सच में कम थी। लेकिन नहीं तो गौरव भैया, लेकिन एक चीज़ और, आपने कहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स, हाँ। मतलब जो एप्पल के जो मालिक रहे, एप्पल के मालिक नाम शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था। हाँ। उन्होंने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी, और आपने भी वही चीज़ कहा कि मैं कनेक्ट करते गया डॉट्स को करके। जी। तो कोई भी व्यक्ति अपने डॉट्स को, कई बार होता है कि वो व्यक्ति काम कर रहा होता है, वो एक
इंजीनियर एक व्यक्ति थे, आप बने इंजीनियर बने, फिर आपने मीडिया लिया, फिर मीडिया के बाद पीआर में आए, तो आप कुछ न कुछ आपका कुछ न कुछ डॉट मिलते गया, फिर आपने यहाँ पे पहुँचे। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने कनेक्टिंग डॉट्स को कैसे जाने? मतलब कि इसका कनेक्टिंग डॉट ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको डॉट को कैसे मिलाए कैसे? नहीं, नहीं प्रवीण भाई ऐसा नहीं है। इस वाले मामले में ये है कि हर आदमी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बढ़ाता है। आप भी, मैं भी और जो आपके दर्शक भी इसको देखेंगे, हाँ। हर आदमी उसी डॉट्स पर आगे बढ़ते-बढ़ते जुड़ता है। ये तो कनेक्टिंग डॉट्स ना हाँ। पीछे जब अब अवलोकन करते हैं तो फिर आप जोड़ पाते हैं। आगे नहीं जुड़ता हुआ दिखता है ये, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। हम सब कैसे चलते हैं देखिए, बहुत से लोग होंगे भाई जिनको अपने स्कूल के ज़माने में क्लियर हो जाता है कि मुझे तो यही ही बनना है। करना है। मैं पायलट ही बनूँगा, मैं डॉक्टर ही बनूँगा, मैं साइंटिस्ट ही बनूँगा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके माता-पिता तय कर देते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जो थ्री इडियट्स में एक सीन है, ऐसे ना है। लेकिन अगर वो इंजीनियर बन भी गया, कोई आईएएस बनने का सपना देखा है 5वीं कक्षा में और वो मान लीजिए आईएएस बन भी गया, तो ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ जाके वो मंजिल उसकी खत्म हो गई, आईएएस आज सेलेक्ट हो गया, उनकी मसूरी में ट्रेनिंग हो गई और लबासका में ट्रेनिंग होने के बाद डिप्लॉयमेंट हो गया, जो भी कैडर के हुए वो मान लीजिए छत्तीसगढ़ कैडर मिला उनको, छत्तीसगढ़ के आईएएस बन गए। 2-3 साल उनकी अलग-अलग टाइप की पोस्टिंग होती है, फिर कलेक्टर बन जाते हैं। कलेक्टर को आईएएस बहुत एन्जॉय करता है, उदाहरण ले रहा हूँ मैं। तो कलेक्टर बन गए, फिर कलेक्टर बनने के बाद उनके अलग-अलग और डिप्लॉयमेंट होते हैं, तो फिर खत्म हो जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। तो डॉट्स जो होते हैं ना, ये डॉट्स हर आदमी जोड़ रहा होता है। हर एक, ये बहुत मानव स्वभाव का हिस्सा है, पहली बात। आप जब पीछे देखते हैं तो फिर आपको जुड़ता हुआ दिखता है। उदाहरण के तौर पर आप 5वीं कक्षा में जब रहे होंगे या 10वीं में रहे होंगे, आप 12वीं में रहे होंगे, तो आप अपने तरीके से कुछ विचार रखा होगा आपने। आज आप करते-करते अगर मान लीजिए आपके मन में है कि मुझे एक इंटरव्यू करना है और कुछ लोगों से मिलना है, यही विषय पे मैं करूँगा। हुँ। तो आज आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप ना जब पीछे इसके कई एपिसोड करने के बाद आप पीछे देखोगे तो आप जब जिस मुकाम में पहुँचोगे तो उसमें ये सारे नोट्स की मदद रहेगी। तो हम सब ना टॉर्च अपने हाथ में होता है हमारे। हम उस टॉर्च को देखते हैं तो हमको 5-10 फीट ठीक-ठाक दिखता है। एक बार में आपको 100 किलोमीटर आगे नहीं दिख रहा होता है। आपने मन में तय किया कि मैं आज 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लूँगा अगले किसी भी जो आपने टाइमलाइन डिसाइड किया है, 1 हफ्ते में उदाहरण के तौर पर। लेकिन हाथ में टॉर्च है तो आपको 5 फीट से 10 फीट के आसपास की लाइट दिखती है। उसी रोशनी के आसपास से आप अपने पैर बचाते हुए, देखते हुए आपको नुकसान ना हो, काँटे ना गड़ें, कुछ दिक्कत ना हो, ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। 100वें किलोमीटर में जब आप पीछे देखते हैं ना, तब आपको वो डॉट्स महसूस होते हैं। तब आप वहाँ से पीछे पलट के देखते हैं, ये ऐसे डॉट्स हैं। आज यहाँ से खड़े होकर के आगे आने वाले कौन-कौन से डॉट्स होंगे आप ये नहीं चेक कर मैं पाए। ऐसे कर पाते हैं। बिल्कुल।